मैं सौरभ श्रीवास्तव आपको अपने चैनल एमएस क्लासेस सीबीएसई क्लास 11 एंड 12 में स्वागत करता हूं। आज का एक छोटा सा टॉपिक जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस पॉइंट को हम समझेंगे कि इन्होंने बताया क्या, कूलम्स ने बताया क्या। कूलम्स ने बताया क्या कि इस लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इन दोनों चार्जेस को अगर इन्होंने एक r डिस्टेंस से सेपरेट करके वैक्यूम या कहीं भी स्पेस पे हम लोग इसको अगर प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो इनके बीच जो आपका फोर्स वर्क करता है, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस जो भी वर्क करता है, वो क्या कहता है कि जो इनके बीच लगने वाले फोर्सेस है, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बात बताया कि जो दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इन्होंने टोटल दो ही बात बताया। अगर हम इस लॉ पे आए तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion is, पहली बात इन्होंने क्या बताई कि जो इनका फोर्स होगा इन चार्जेस के बीच में, जो भी अट्रैक्शन है रिपल्सन फोर्स होगा उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ में इनके बीच का जो सेपरेशन r होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्होंने इन दो चार्जेस के बताया, दो कंडीशंस को बारे में बताया। अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो जो इनका फोर्सेस है वो इनके चार्ज के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो आपका ये फॉर्मूला जनरेट होता। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वैसे ही एक इसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है, और ये आपका Q1 Q2 अपॉन r², ये आपका फॉर्मूला आ जाता है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कांस्टेंट k की वैल्यू हम लोग लेते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेते हैं। अब ये आपका फाइनल कूलम्स फॉर्मूला हो गया, कूलम्स लॉ फॉर्मूला, जिसको हम लोग कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इस फॉर्मूले से एक बात और क्लियर है कि आपका जो ये फॉर्मूला निकल के आया, हमारा फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कि Q1 Q2 और r²। इस बात से अगर हम लोग नोट कहना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनका फोर्सेस होता है वो जो उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपकी जो चार्जेस का सेपरेशन है यानी r, अगर वो आप इंक्रीज करोगे तो जो आपका फोर्सेस होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब चार्जेस का सेपरेशन का गैप जितना ज्यादा अगर आप लेंगे यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपका जो चार्जेस का सेपरेशन है उसके कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर r बढ़ेगा तो आपका फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जितने ज्यादा चार्जेस आपके पास में होंगे, जैसे ये चार्जेस पास में है और ये चार्जेस आपके क्या है, दूर में है, तो अगर चार्जेस पास में है तो आपका फोर्सेस क्या होगा, पास में मतलब आपका r क्लोज में है, कम डिस्टेंस पर है तो फोर्स ज्यादा होगा। r की डिस्टेंस, अगर आपके r की डिस्टेंस ज्यादा गैप लेते हो, चार्जेस को आप क्या करते हो, ज्यादा दूर लेते हो, तो जो आपका फोर्सेस होता है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कूलम्स लॉ में टोटली कूलम्स ने सिर्फ इतना बताया कि दो चार्जेस को अगर आप सेपरेटली r डिस्टेंस पे सेपरेट करते हो तो जो आपका उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन जो उनका फोर्सेस होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि जो उनके बीच का सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप इन दोनों को फॉर्मूले को कंबाइन कर देते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलता है क्या, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। आप साफ देख रहे हैं कि F और R आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को जितना ज्यादा अगर चार्जेस को दूर लोगे उनके बीच की जो फोर्स की बॉन्डिंग होगी वो उतना ज्यादा ही वीक होगा। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। थैंक यू।